बच्चों। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टडी करा था सेंटर ऑफ मास के बारे में। सॉरी, सेंटर ऑफ मास तो अभी हम लोगों ने बताना है, लेकिन सेंटर ऑफ मास है, लेकिन हमने ये पढ़ लिया था कि सेंटर क्या होता है किसी चीज़ का, है ना, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है किसी बॉडी का। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ साथ कुछ हमारे पास ऐसे भी हैं, जैसे कि कुछ डिफरेंट तरह के मोशन। जैसे कि आपने देखा होगा, एक टॉप को मोशन करते हुए देखा होगा, और टॉप क्या करता है, अपनी एक पर्टिकुलर एक एक्सिस के साथ मोशन करता है और फिर ऐसे घूम करके फिर ऐसे मोशन करता है। तो जब ये ऐसे मोशन करता है तो आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट इसका कैसा है जो कि फिक्स्ड रहता है ग्राउंड के साथ। इसे बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट ग्राउंड के साथ। ये किसका है? टॉप के लिए। ये मोशन है टॉप के लिए। और साथ साथ एक और जगह में, जैसे आप लोगों ने कहीं पर एक टेबल फैन को देखा हो, और टेबल फैन के साथ यहाँ पर अगर टेबल फैन का ये जो प्लेट है और ये इसके चारों तरफ ऐसे घूमती हैं, ऐसे रिवॉल्व करती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये टेबल फैन भी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या करता है, मोशन करता है। और इस वाले पॉइंट को और ये वाला पॉइंट, इन दोनों मोशन के साथ कैसा है, फिक्स्ड है। कैसा है? फिक्स्ड। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को, इसको और इसको नाम दिया जाता है पाइवोट। क्या कहते हैं इसको? पाइवोट। और इस तरह की जो टॉप मोशन करता है, तो या तो ये तो ना तो ट्रांसलेशनल है और ना ही ये रोटेशनल है। इसका नाम होता है प्रिसिजन। क्या कहते हैं इस वाले मोशन को? प्रिसिजन। तो ये बहुत ही कमाल का मोशन होता है, और बहुत कम ही एक ऐसा डिवाइस है जो कि प्रिसिजन मोशन करता है। ठीक है, हमारा अर्थ कैसा मोशन करता है? वो तो सिंपली अपनी एक्सिस के साथ घूमता रहता है, जिसको रोटेशन मोशन कह सकते हो आप। अपनी अर्थ भी अपनी एक्सिस पे रोटेशन करती है। ठीक है, तो रोटेशन के इन मोशन के साथ साथ हमारा एक जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि जब भी ये मोशन करते हैं तो इनका हर एक बॉडी का अपने पॉइंट जो कि चेंज नहीं होता है, वो कौन सा पॉइंट है? जैसे कि अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकूं और ये फिर ऐसे मूवमेंट करे, फिर ये ऐसे मूवमेंट करे, और फिर ये ऐसे मूवमेंट करे, तो बताओ क्या होगा? हर बार ये पार्टिकल ऐसे जाने के बाद ऐसे 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 मूवमेंट या मोशन करेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, फिर ए नीचे आ गया और बी कहाँ चला गया, ऊपर, फिर ए कहाँ आ गया, ऊपर, फिर बी कहाँ आ गया, नीचे। मतलब कि ऐसे ये क्या कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे करके, और फिर आगे आगे भी जा रहा है। जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका तो ऐसे करके जा रही है आगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो हमेशा फिक्स्ड रहता है, और उस पॉइंट को कहते हैं हम उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं उस बॉडी का? सेंटर ऑफ मास। ऐसे आप लोगों ने कभी हरभजन सिंह को देखा होगा, तो हरभजन सिंह अपनी बॉल को स्विंग करता है ना, अपनी बॉल को स्विंग, और स्विंग करते हुए बॉल ऊपर की तरफ मोशन करती है। लेकिन जब बॉल ऊपर की तरफ जाती है तो कौन सा पॉइंट नहीं बदलता है? सेंटर ऑफ मास। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कैसा है पॉइंट है? एक तरह से जहां पर टोटल मास किसी बॉडी का कंसंट्रेटेड रहता है। टोटल मास ऑफ द बॉडी शुड बी कंसंट्रेटेड। जहां पे किसी पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट रहता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। ध्यान रहेगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास के साथ साथ जब भी कोई बॉडी क्या करती है, मोशन करती है, तो उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोमेंट। क्या होता है? मोमेंट। अब जब मोमेंट के बारे में बात करते हैं तो मोमेंट के इफेक्ट देखिए। मोमेंट, जैसे हमने कल ही बात करी थी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कोई मास है और कुछ डिस्टेंस पर आप उस पर क्या कर रहे हैं, कोई डिस्टेंस है r1, इतने डिस्टेंस के साथ वो चलता है, मास है, और वो मास को आपने यहाँ पे लटकाया हुआ है और आप उसको, वो घूम रहा है ऐसे के ऐसे घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ, तो उसको बोला जाएगा कौन सा? किसी भी बॉडी का मास के साथ रेडियस का सब आ जाता है
ये, तो इसको बोला जाएगा मोमेंट ऑफ मास। जब मास किसी डिस्टेंस के साथ मूवमेंट करेगा, जैसे कि अगर आप यही मास है, इसको थोड़ा सा इधर खिसकाएं फिर इधर खिसकाएं, ओरिजिन यहां पर कौन सा पॉइंट होगा, ओरिजिन। तो ओरिजिन तो फिक्स रहता है, पर ओरिजिन के पास अगर इसको लेके जाएं, ऐसे घुमाएं, कहीं सर एक पॉइंट है और वो ऐसे मोशन कर रहा है या ऐसे मोशन कर रहा है, तो इसको बोला जाएगा मोमेंट ऑफ मास। दूसरा, एक अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा दें और फोर्स किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी है, फिक्स है। जैसे आप दरवाजे को ले लो, दरवाजे को अगर आप खोलना चाह रहे हो तो आपने क्या करा, पहले दरवाजे का इतना बड़ा पार्ट था, ठीक है, दरवाजे का इतना बड़ा पार्ट है, यहां पे आपने हैंडल लगाया, तो क्या होगा, यहां से खोलना में बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। फिर जब थोड़ा आप इधर लगाओगे हत्थे को, तो यहां से उसको घुमाना में थोड़ा कम ताकत लगेगी, लेकिन यहां लगाओगे थोड़ा और कम ताकत। जब यहां लगाओगे तो इसको आराम से इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट घूमने लग जाएगा। अब समझ में आ रहा है? तो फोर्स की वजह से जब कोई पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस के साथ फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगने की वजह से वो मोमेंट करने लग जाए, तो इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोला जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। समझ पा रहे हो? तो ये मोमेंट के क्या होते हैं, इफेक्ट। मोमेंट्स के दो इफेक्ट होते हैं, मास के साथ और फोर्स के साथ। जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, इसी को ही बाद में हम लोग बोल देते हैं क्या, एफ या आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ या आर वन क्रॉस एफ इज टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। लेकिन यही मास इंटू रेडियस या मास किसके साथ, किसी डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, तो इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ मास, और बाद में यही कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट लेकिन अभी हम लोग इसको नहीं समझेंगे, फिलहाल ये समझेंगे कि मोमेंट के बेसिस पे दो तरह के क्या होते हैं, मोमेंट होते हैं, मोमेंट के इफेक्ट होते हैं। एक होता है मोमेंट ऑफ मास और एक होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। समझ में आया थोड़ा सा? अब जब मोमेंट ऑफ फोर्स आपने पढ़ लिया, तो इसी के बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास के लिए मैंने क्या बोला, कि जहां पर कोई बॉडी का टोटल मास क्या रहे, कंसेंट्रेट रहे। ठीक, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास को हम क्या कह सकते हैं, कि किसी बॉडी का कंप्लीट मास, जहां पर एक ही पॉइंट जो बार बार नहीं बदल रहा है, जो कि फिक्स्ड रहेगा, जहां पर बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेट रहेगा, तो उसको बोला जाएगा मोमेंट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के लिए हम लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, एक डेफिनेशन इसकी ऐसी बन सकती है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, center of mass of the system, a point a point where a point where complete mass of the system, complete mass of the system, complete mass of the system कैसे रहना चाहिए, concentrated. Complete mass of the system is supposed to be concentrated. जहां पर टोटल मास कैसा रहे, कंसंट्रेट रहे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है, एक तरीका दूसरा भी है, कि अगर कहीं पर किसी सिस्टम के अंदर हमारे पास कैसे हो, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह की पोजीशन हो पार्टिकल की। बताओ क्या हो सकती है पोजीशन पार्टिकल की, जैसे कि ये एक मास यहाँ पर m1 है, ये m2 है, यहाँ पर m3 है, ये m4 है और ये m5 है। तो हम लोग देखेंगे कि एक पॉइंट हमने ओरिजिन मान लिया, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, यहाँ से, तो ये अलग अलग डिस्टेंसेस पे हैं। ये पहला वाला है R1, ये है आपका R2, ये है R3, R4, R5। तो अब क्या होगा, जब हर एक पूरी सिस्टम के अंदर अलग अलग जगह पे मास है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तब सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, तब सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल टर्म होता है,
उसको मैथमेटिकल टर्म कैसे निकलेगा? कहीं ना कहीं हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पर इस बॉडी का टोटल मास होगा। कैसे? जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्या करा, मैंने इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये ऐसे ऊपर उठ की तरफ उठ गई। पर वही 50 न्यूटन का फोर्स मैं यहाँ पे लगा दूं तो ये एक तरफ नीचे हो जाएगी। वही 50 न्यूटन का फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगाऊं तो फिर कैसे हो जाएगी? अरे इस तरफ हो जाएगी। लेकिन वही 50 न्यूटन का टोटल फोर्स मैं यहाँ पे लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? अब समझे क्या कहा? कि इस पूरे के पूरे पार्टिकल्स के अंदर अलग अलग जगह में अलग अलग मासेस हो सकते हैं। तो हम अगर एक ही जगह पे ऐसे हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, अलग 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 जगह लगाने के बजाय एक जगह पे लगा दिया, तो तब यहाँ के लिए हमारे पास होता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम जब एक साथ एक ही फोर्स लगेगा तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज अ पॉइंट such that when क्या होगा? सारे का सारा मास, तो हम सेंटर ऑफ पॉइंट के लिए जो हमने ब्लू कलर से बनाया तो इसके लिए एक रेडियस पोजीशन इसकी अलग मान लेते हैं आर, और यहां पर किसकी पोजीशन होगी? सेंटर ऑफ मास की। उस जगह पे जैसे मैंने अलग अलग जगहों पे फोर्स लगा रहा था, अब मैंने एक साथ एक ही पॉइंट पे फोर्स लगा दिया वो 50 न्यूटन का, तो अब बॉडी तो ऊपर ही उठाना है हमारा काम, तो वो पॉइंट कौन सा होगा? वो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट होगा। इसलिए जैसे तुम लोगों ने कभी देखा होगा, लोग बच्चे क्या करते हैं, एक उंगली पे इसको घुमा लेते हैं। तो एक उंगली पे कैसे घूम पाता है? क्योंकि सारा का सारा मास एक ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं वो बच्चे कि जहां पर उसका सेंटर ऑफ मास होता है। अब वो यहां से नहीं घूमता है, यहां से नहीं घूमता है, बल्कि उस पॉइंट से घूमता है जहां पर उसका टोटल मास क्या हो जाता है? कंसंट्रेट हो जाता है। समझ पा रहे हो? ऐसे ही तुम्हारा स्पिनर बनता है। स्पिनर देखा है सेंटर ऑफ पॉइंट पे और वो घूमता है, तो स्पिनर भी इसी तरह से बनता है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज अ पॉइंट सच दैट व्हेन a force is applied force is applied a force is applied on this point on this point is give it will give क्या करेगा? सेम it will give a same effect it will give a same effect, okay, as when force is distributed force is distributed when force is distributed and applied to each particle. समझ के? तो दो तरीके हैं सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के। एक तो है कि जहां पर सपोज टू बी टोटल मास कंसंट्रेट हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि इस पर अलग अलग पार्टिकल्स की वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट ऑफ मास का जो इफेक्ट आएगा, जैसे m1 पे m1 इंटू r1, m2 इंटू r2, m3 इंटू r3, m4 इंटू r4, तो इनके बजाय हमने एक पॉइंट ऐसा ढूंढ लिया, वो पोजिशन जहां पर क्या होगा? टोटल मास कंसंट्रेट रहेगा, जहां पर टोटल फोर्स उन छोटे छोटे पार्टिकल के फोर्सेस के बराबर होगा। समझ गए? तो ये अब इस पोजीशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं? एक एक्सिस बनाया, एक जगह पे ओरिजिन माना, और हम लोगों ने देखा कि m1 m2 m3 और न जाने कितने एक mn बहुत सारे
मासेस किसी सिस्टम में। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, r1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, r2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, r3, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, r1, ये हो जाएगा rn। अब इनके लिए हम लोग एक ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं, एक ऐसा पोजीशन ढूंढ लेते हैं पूरे सिस्टम में, कहां पर, जैसे मान लीजिए ये, और यहाँ पर है r पोजीशन, r वेक्टर, और इसका है यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स का टोटल सम कर देते हैं। तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का, जिसमें हमने बोला मोमेंट, तो मोमेंट ऑफ ऑल जो मासेस होंगे उनके इफेक्ट के लिए हम क्या अभी यूज करा था, दो मोमेंट बताए थे इफेक्ट के, एक तो बताया था मोमेंट ऑफ फोर्स, एक बताया था मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय मास, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय मास, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय मास, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय मास, उससे भी हम उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। और लेकिन हमें सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, एक ओरिजिन, और ओरिजिन ये होता है, इसको बोल सकते हैं आप ओरिजिन। तो एक वर्ड हमने क्या लिखा कि मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस, मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस क्या हो जाएगा उनका, मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस, क्या फॉर्मूला बताया था, m1 इंटू r1, तो यहां से हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस mn rn। सारे अलग 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 पार्टिकल्स का हमने टोटल मोमेंट निकाल दिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन, जो है डेफिनेशन हमने दो पढ़ी है, एक है सेंटर ऑफ मास, टोटल मास कंसंट्रेट होता है एक जगह पे, या जो अलग अलग पार्टिकल की वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड जो फोर्स है, हम उसको एक, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस पॉइंट इट विल बी गिव सेम इफेक्ट। तो एक फोर्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन के बेसिस पे हमने क्या कहा कि जो टोटल मास है वो कहां पे क्या होगा, कंसंट्रेटेड, होल मास इज कंसंट्रेटेड, होता है कि नहीं होता है, ये बताओ पहले। अब उस कंसंट्रेटेड वाली पॉइंट की पोजीशन को हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि टोटल मास इस पूरी बॉडी का क्या मान लेते हैं, m, क्या मान लेते हैं टोटल मास को, m, और इसकी पोजीशन को क्या मान लेते हैं, r। समझ पा रहे हो आप, नहीं समझे? जब इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए तो हमने मोमेंट ऑफ मास लगा दिया, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि टोटल मास कंसंट्रेट होगा, तो टोटल मास को हमने इस पूरी बॉडी का क्या मान लिया, m। इस पूरा का पूरा एक सिस्टम था पूरा, और उसकी एक पोजीशन क्या मान ली, r। आगे समझ में? तो ये m इंटू आर किसके बराबर होगा, इसके बराबर, इन सब के बराबर। तो आप लिख सकते हो देन m इंटू आर इज इक्वल टू, इन सब के, ये भी आपके क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक पोजीशन वेक्टर है, तो ये हो जाएंगे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट डॉट प्लस mn rn। r वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn वेक्टर डिवाइड बाई m। ये वो पोजीशन निकल जाएगी किसकी, सेंटर ऑफ मास की। दिस इज द फॉर्मूला किसके लिए, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मुझे ये r पता चल जाए तो मुझे पोजीशन पता चल जाएगी कि कहां पर उस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास आएगा। समझ गए? जैसे ये बॉडी है, तो ये बॉडी बहुत अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो मैं एक तो ढूंढने का तरीका ये भी होता है कि हम इसको ऐसे ऐसे करके बैलेंस कर लेते हैं, जहाँ पे बैलेंस हो रहा है, लेकिन अगर मैं वहीं इसको थोड़ा इधर करूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा, अगर मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो यहाँ गिर जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, जहाँ पे ये बैलेंस हो जा रहा है। समझ गए? तो वो बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इसको बोला जाता है दिस गिव्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस गिव्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ गए? तो ये पोजीशन करता है सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर हमारे पास जो सिस्टम होता है तो वो होता है सबसे पहला पॉइंट मास सिस्टम, पर लेकिन एक सिंगल पॉइंट के लिए क्या है,
सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, जैसे NaCl, जैसे कि मून और अर्थ, समझ पा रहे हो? तो मून और अर्थ के बीच का अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है कि कहाँ पे मून होगा और कहाँ पे अर्थ होगा, तो उनके बीच का सेंटर ऑफ मास। आजकल आप लोगों ने भी टग ऑफ वार खेला है, तो टग ऑफ वार में कुछ मास इधर था, कुछ मासेस उधर थे और यहाँ से खींच रहे थे, उनका भी हम पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा। समझ पा रहे हो? तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम इनका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास कुछ सिस्टम का, finding center of mass of the different system। अब सबसे पहले हमारे पास जो पहला सिस्टम होता है वो होता है टू बॉडी सिस्टम। कितना सिस्टम? टू बॉडी सिस्टम। अब टू बॉडी सिस्टम देखो कैसे हो सकता है, जैसे कि एक मास है m1 और दूसरा मास इसी से कुछ डिस्टेंस पे है m2, ठीक है? तो अब सबसे पहले हमें इसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इनका पोजीशन। उस पोजीशन, कौन सी पोजीशन? ये वाली आर पोजीशन। अब इसमें तो कितने मास है? सिर्फ 2 हैं। तो पहले हमें ओरिजिन सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ेगा? ओरिजिन। तो ओरिजिन हम सेट करने के लिए हम मान लेते हैं सपोज ओरिजिन यहां पर है, ये ओरिजिन, ठीक है? ओरिजिन है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना मान लेते हैं? ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की r1 है और इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r2। लेकिन अगर आपका जब ओरिजिन माना होता है तो हाँ चलो ठीक है, इसको यहां से यहां तक मान लेते हैं r2, और हम लोग कह रहे हैं कि इस वाले पॉइंट पर कहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास है, तो बताओ r क्या हो जाएगा इसके लिए? m2 m1 r1 प्लस m2 r2। लेकिन अगर आपने ओरिजिन कहां पे माना है? सेंटर पे माना है, तो सेंटर पे ओरिजिन मानने के लिए तुम यहां पे क्या करोगे? अगर ओरिजिन एट सेंटर है, ओरिजिन एट सेंटर, ओरिजिन कहां पे? सेंटर पे। तो ओरिजिन एट सेंटर के लिए हम लोग इसको लिखेंगे m1 r1, इन दोनों बीच की डिस्टेंस। लेकिन अब ओरिजिन से इस तरफ की डिस्टेंस को हम देखेंगे तो इसका जो पोजीशन जा रहा है वो m2 r2 होगा, लेकिन इसका जो मोमेंट होगा वो किसी दूसरी डायरेक्शन में आएगा। जैसे अगर हाँ, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा, m2 r2। अगर आप यहाँ ओरिजिन मान रहे हो तो इस तरफ आप कभी कभी एक्सिस के बेसिस पे मानते हो, अगर आप यहाँ पे x मान रहे हो तो इधर x डैश हो जाएगा। तो इस तरफ के लिए अगर आप माइनस मान रहे हो तो उस तरफ के लिए क्या मानना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो या तो इसको पॉजिटिव मान लो या तो इसको पॉजिटिव मान लो, तो इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि आपने जो सेंटर ऑफ मास माना है वो कहां पे माना है? ओरिजिन में, और ओरिजिन में r कितना होता है? 0। अरे आप लिखोगे भी m इंटू आर, लेकिन r क्या होगा? 0। समझ पा रहे हो? अगर आप टोटल मास भी को भी भेजोगे तो भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, m1 r1 माइनस m2 r2, तो ये जाएगा m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। और इससे एक और रिलेशन हमें मिलता है कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हो गया कि जो मास है वो 1 अपॉन डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब जिसका मास ज्यादा होगा तो उसका पोजीशन क्या होगा? कम। मतलब सेंटर ऑफ मास उसके पास आएगा जो हैवियर होगा। जैसे अगर मान लो एक 50 किलो की है और एक 10 किलो की ऑब्जेक्ट है, तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा? 50 किलो ऑब्जेक्ट के पास होगा। समझे? क्योंकि उसका डिस्टेंस क्या है? जिसका मास कम है तो उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहां पे लिख सकते हैं कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स, जो ये सेंटर ऑफ मास इज क्लोज टू द
हैवियर ऑब्जेक्ट्स। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा क्लोज होता है हैवियर ऑब्जेक्ट्स के। किसके क्लोज होता है? हैवियर ऑब्जेक्ट्स के। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl। अब बताइए Na और Cl में दोनों में कौन है? बताइए। क्लोरीन का मास कितना है? 35.5। और सोडियम का कितना है? तो अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा मास का है? Cl। तो इसका सेंटर ऑफ मास किस तरफ मूव करेगा? क्लोरीन के पास। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्लोरीन का मास ज्यादा है, इसका मास थोड़ा कम है। तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा? इस तरफ। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर। अगर एक और ऑब्जेक्ट मान लेते हैं जैसे मून और अर्थ, तो मून का मास ये है और अर्थ बड़ा है, तो बताओ इन दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिलेगा मुझे? अर्थ के पास मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। आ रहा है समझ में थोड़ा सा? तो सेंटर ऑफ मास की एक तरह से क्या है? सेंटर ऑफ मास कोई एक तरह की पोजीशन है, ठीक है? पोजीशन जहां पर बॉडी का टोटल मास क्या है? कंसंट्रेटेड है। जैसे मुझे किसी बॉडी को लिफ्ट करना है, तो एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लो, इतनी जगहों पे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट पे ढूंढ लो। जैसे फैन है, तो अगर मुझे फैन को बहुत बड़ा उसके बेस है, तो पॉइंट को लटकाने के लिए क्या ढूंढना पड़ेगा? उसका सेंटर ऑफ मास, और वहां पर आराम से उसमें लटक जाएगा। ठीक। अगर किसी बॉडी के अंदर ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट तरह के बहुत सारे मासेस हों और आपने उसका ओरिजिन माना हो, क्या माना है? ओरिजिन कहीं पर मान लिया है, जैसे यहां से ये मास है m1, इधर से है m2, इसकी डिस्टेंस r1 r2, यहाँ पर है m3, इसकी डिस्टेंस r3, इसकी डिस्टेंस है m4, इसकी डिस्टेंस r4, यहाँ पे m5, ये है r5। तो क्या हो जाएगा? इसका ओरिजिन अगर यहाँ पर है और ओरिजिन पे ही आपने सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस मान रहे हो, r और ओरिजिन सेम है, तो क्या हो जाएगा? इसका जो टोटल m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉट 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 प्लस mn rn इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगी। यही चीज दो के लिए थी, यही इन सब के लिए लग जाएगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा m i r i इज इक्वल टू 0। समझ गए? किसके लिए? n पार्टिकल सिस्टम के लिए। यह है 2 बॉडी सिस्टम, यह है n पार्टिकल सिस्टम के लिए, n पार्टिकल्स के लिए। ठीक है? क्लियर? समझ में आ रहा है थोड़ा सा? अब जब जितना समझ में आ रहा है, आप सोचो कि कहीं पर इसका एक एग्जांपल ऐसा आता है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन कैसे? अगर एक, क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास के कंजर्वेशन के बेसिस पे एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी है कि अगर मान लो सपोज एक तोप है जो एक गोला गिरा रही है, अब गोला ऐसे जाता है, तो ऐसे जाएगा, तोप को क्या बोलते हैं? कैनन। तो ये कैनन फायरिंग है। तो कैनन फायरिंग में जब ये गोला ऐसे गिराया जाएगा तो ये ऐसे मूवमेंट करके एक प्रोजेक्टाइल पाथ बना देगा। लेकिन प्रोजेक्टाइल पाथ बनाने के बजाय अगर ये ऐसा हो जाए कि यहां तक जाने के बाद ये यहां पर ब्रस्ट हो जाए, एक्सप्लोजिव हो जाए,